नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का जो विषय गणित है उसकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसके हम आज जो मुख्य बिंदु और जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद कंटिन्यू सीरीज जारी रहेगी। जो पूरे पाठ के जो हल है वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला पार्ट है गणित विषय गणित का जो पहला पार्ट है वो शुरू करते हैं। पहले पार्ट का नाम है, जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र और बिंदु है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 करके हम प्रश्नवाली हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ में ये जान लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्र क्या है, यह जानेंगे, क्योंकि इनके बगैर हम जो सवाल है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पाठ है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में इसे। तो हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु और प्रमेय है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ना, जो अंकगणित है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना। तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के, है ना, अभाज्य संख्या के एक, है ना, एक गुणनफल के रूप में, है ना, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रों, जो वास्तविक संख्या है, हम कक्षा 10वीं गणित की हम पाठ 1 पढ़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप अच्छे से नोट कर लें और इनको समझने की कोशिश करें और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो जो प्रत्येक जो आधारभूत गणित की प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। आप सभी जो गुणनखंड सीख चुके हैं कैसे, जो पिछले कक्षा में, तो हम इस वीडियो में भी आपको गुणनखंड सिखाएंगे और जो LCM और जो HCF है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जो आधारभूत प्रमेय है उसको समझ लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। और तथा यह गुणनखंड, है ना, तथा यह गुणनखंडन क्या बोल रहा है, गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है इसे आप अच्छे से समझ लें। क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जो आने वाले गुणनखंड है ना, उनके बिना कैसा रहता है, अद्वितीय होता है। तो हमने ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखी है। अब इसके बाद हम ये पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पहला है। अब हम दूसरा बिंदु जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम है ना, क्या बोल रहा है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए है ना, क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम के को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यह हमारा दूसरा बिंदु हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु में हम इस पाठ में देखेंगे वो चौथा पॉइंट है, या तीसरा पॉइंट सॉरी है ना। इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है, क्या बोल रहा है, कोई भी जो भी संख्या है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं वो कैसे होती है, अभाज्य संख्या होती है ना। तो कर्णी p मान ले कोई संख्या है ना, p मान लो कोई अभाज्य संख्या है ना, तो कर्णी p जहाँ p क्या है, एक अभाज्य है ना, एक अभाज्य संख्या है। क्या है p, एक अभाज्य संख्या है। कर्णी p जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, p को हमने क्या मान लिया, एक संख्या। तो यहाँ पे कर्णी p जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। जहाँ p एक अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। कर्णी p जहाँ p एक अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, और जो भाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है ना। ये आपको ध्यान नोट कर लेना है दोस्तों। तो हम जो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, जो चौथा बिंदु है यहाँ पे, कर्णी 2 है ना, एक अभाज्य संख्या है और अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं है ना। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जो भी 4 पॉइंट हमने अभी आपको समझाए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको समझें, और इनको समझ के आप अच्छे से जो वास्तविक संख्याएं वाले जो सवाल आने वाले हैं इस वीडियो के जो कड़ी में आगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने आपको अभी जो बिंदु समझाए हैं उन्हें नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सूत्र देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि आप गुणनखंड कैसे करेंगे है ना, क्योंकि जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो अधिकतर है वो गुणनखंड विधि से किया जाता है। तो हम कोई भी 1-2 संख्या ले लेते हैं और उसका हम गुणनखंड निकालना सीखते हैं है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड सीखना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो कोई भी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 180 है ना, क्या ले लेते हैं 180। तो इसके हम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालना सीखेंगे।
तो 180 का गुणनखंड क्या कैसे निकालेंगे? तो हम पहाड़ा बोलेंगे यहाँ पे, 2 का पहाड़ा 2 नमकी 18 का शून्य का शून्य। तो आप आगे सीख चुके हैं गुणनखंड, लेकिन हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं कि आप गुणनखंड कैसे हल करेंगे, क्योंकि गुणनखंड जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप सवाल हल नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे गुणनखंड सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 नमकी 18, फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 बचा 1 10, है ना, 2 चौक 8 बचा 1, वो शून्य के साथ चला जाएगा तो 10 हो गए, तो 2 पंजे 10 हो गया। फिर अब इसमें 45 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बचा 1 15, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा, है ना, फिर 3 का जाएगा तो 3 पंजे 15, बच्चा क्या 5। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए, यानी कि 180 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो ये आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं का जो पाठ 1 है गणित का, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो गुणनखंड है वो आपको आना चाहिए। तो ये गुणनखंड विधि है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। और जो हमने इसका रिवीजन भी हमने अभी देखा है। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि 150 ले लेते हैं, चलो, है ना, 150 का हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे 150, तो 2 का भाग देंगे, 2 सत्ती 14 बचा 1, है ना, तो 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3, है ना, 3 दूनी 6 बचा 1 15, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 25, 5 एकम 5। तो हमारा जो 150 के गुणनखंड है वो क्या आ गए, 2 गुणित 3 गुणित, है ना, 5 गुणित 5। तो ये हमारे गुणनखंड, इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होते क्या है ना। तो हम समझ लेते हैं कि जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होते क्या हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम LCM, और यहाँ पे लिख लेते हैं HCF, है ना। LCM क्या होता है हमारा, LCM हमारा होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको, लघुत्तम समापवर्तीय, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, लघुत्तम समापवर्तीय, और इसको बोलेंगे हम महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे हम इसको, महत्तम समापवर्तक। तो जो LCM होता है उसको हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो LCM होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको जो बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तीय। और जो HCF को क्या बोला जाता है, HCF को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जो इंग्लिश में और हिंदी में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो इंग्लिश में जो LCM को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय, और यह महत्तम समापवर्तक है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो लघुत्तम समापवर्तीय क्या है, 2 या 2 से, है ना, क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक, है ना,
संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक है ना, समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्तीय है यह क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक होता है। अब हम महत्तम समापवर्तक को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक है दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है ना। तो जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो हमारी जो इनकी परिभाषा है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई सी भी दो संख्याएं ले लेते हैं। हम यहाँ पर कोई सी भी दो संख्याएं ले लेते हैं और उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। यहाँ पे कोई सी भी दो संख्याएं लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी भी दो संख्याएं लेते हैं 12 और 15 है ना। 12 और 15 का क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है 12 और 15 का एचसीएफ है ना, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ है उसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के गुणनखंड निकाल लेते हैं, 12 का गुणनखंड और 15 का गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये हमने गुणनखंड निकाल लिए 12 और 15 के। अब हमको क्या करना है कि जो इस परिभाषा के अनुसार हमको क्या निकाल, लघुत्तम समापवर्तीय, ये हमको निकालना है। और दूसरा निकालना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक। ये दो चीज़ें निकालनी है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर जो गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो जो 12 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 2 गुणित 3, और जो 15 का गुणनखंड आया वो क्या आया है हमारे पास, 3 गुणित 5, 3 गुणित 5। तो जो एलसीएम है वो क्या कहता है, एलसीएम हम क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो भी संख्याएं हैं उनका क्या है, सबसे छोटा समापवर्तक होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक। तो हमको 2 या 2 से अधिक सभी संख्याओं का, तो जो इसका जो हमको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं में जो कॉमन दिख रही है दोनों में, वो सबसे पहले लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी दिख रही है, एक तो 3 दिख रही है ना। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, है ना। तो हम जो 3 दिख रहा है उसको क्या लिखेंगे, हम लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 को एक बार लिखेंगे, और जितनी भी जो संख्याएं बची है उन सबको लिख देंगे। तो जो 3 को हमने एक बार लिखा, दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए एक बार लिखा, और 2 गुणित 5। तो हमारे पास जो एलसीएम है ना, जो लघुत्तम समापवर्तक है, तो हमारे पास कितना आया, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो लघुत्तम एलसीएम आया है वो कितना आया है, 60 आया है ना। इसके बाद जो हमारे पास एचसीएफ यानी कि महत्तम
इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, HCF। तो हमारे पास कितना आ गया, HCF 3 आ गया। यानी कि जो कॉमन आता है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो इन सभी में जो आती है कॉमन संख्याएं उसको हम LCM में एक बार लिखेंगे, और जितनी भी बची हुई संख्याएं उसको हम बाद में लिख लेंगे। और जो HCF है उसमें हम क्या करेंगे, जिस दोनों संख्या में कॉमन संख्या आ रही है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा LCM और HCF कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ यहाँ पे सूत्र देखते हैं। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे जो LCM और HCF हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इनको नोट कर लें अपनी नोटबुक में। यदि A और B, यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा हमारा, HCF AB गुणित LCM AB बराबर कितना हो जाएगा, AB। तो A गुणा B है ना, क्या हो जाएगा हमारा, A गुणा B। तो जो यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, AB है ना, और LCM भी हमारे पास AB है। तो हमारे पास जो बराबर में कितना आ जाएगा, A गुणा B आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मान लो तीन संख्याएं हैं ना, यदि A, B और C तीन धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF ABC गुणा LCM ABC बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा है ना, क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा A गुणा B गुणा C के। ये नहीं होगा किसके, यदि तीन धनात्मक पूर्णांक है तो ये बराबर नहीं होगा A गुणा B गुणा C के। लेकिन यहाँ पर अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आपको जो नियम है ये याद रखने पड़ेंगे। और इसमें जो सूत्र है, जो पहला वाला सूत्र है, अगर हमको तीन संख्याएं दे रखी है, कोई तीन संख्याएं पूर्णांक दे रखी है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हमको जो HCF निकालने का जो सूत्र है वो पहला सूत्र क्या है, LCM निकालने का है ना। LCM निकालने का सूत्र हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, ABC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A गुणा B गुणा C, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, LCM हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा HCF ABC बटा, है ना, बटा क्या हो जाएगा, HCF AB गुणा HCF B और C गुणा HCF CA, है ना, C और A। तो जो LCM निकालने का सूत्र, मान लो कोई तीन संख्याएं मान लेते हैं A B C है ना, यहाँ पे कुछ भी संख्याएं हो सकती है, 5 6 8 11 कुछ भी हो सकती है A B C की जगह। मान लेते हैं कि यहाँ पे LCM हम निकाल रहे हैं A B C का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A B C का गुणा करना पड़ेगा, फिर उसका HCF A B C बटे में HCF A B HCF B C और HCF C A। तो ये हमारा LCM निकालने का सूत्र हो गया पहला। और दूसरा सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा सूत्र क्या है हमारे पास, HCF है ना, HCF A B C, तीन हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्याएं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
वही सूत्र रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। HCF की जगह हम लिख लेंगे LCM, है ना, A गुणा B गुणा C, और HCF की जगह हम लिख लेंगे LCM ABC, है ना, बटा LCM AB गुणा LCM BC गुणा LCM CA। तो ये सूत्र आपको नोट कर लेना है छात्रों, ताकि आपको जो आने वाले सवाल हैं उनमें आपको आसानी से इन सूत्रों का प्रयोग करके आप सवाल हल कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है हमने इस में देखे हैं इस वीडियो में, और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी चर्चा की है। तो हम आगे एक सवाल देख लेते हैं जो प्रश्नवाली 1.1 का है कि आप जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप कैसे सवाल को हल करेंगे, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके सवाल को हल करना हम अब सीखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमने यहाँ पे पूरे चर्चा कर लिए हैं इस वीडियो में। वास्तविक संख्याएं कक्षा 10वीं का जो गणित हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। आने वाले हम अगले वीडियो में हम पूरे जो गणित की जो हल हैं, जितने भी पार्ट हैं, उनके हम हल आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियो में। अभी हम देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना है ना। तो हम प्रश्न लिख रखा है यहाँ पे 420, है ना, और 130 का, है ना, 130 का HCF ज्ञात करो। किस विधि से? यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना। इस विधि से हमको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, यहाँ पे 420 लिख लेते हैं बराबर 130, है ना। अब क्या करना है हमको? 130 का भाग देना है। यहाँ पे साइड में आप कर सकते हैं हल। यूक्लिड एल्गोरिथम में कोई आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं इसका जो भाग है। 130 का भाग देंगे हम 420 में, 420 में। तो हम 130 में कितने का गुणा करेंगे कि 420 के आसपास की संख्या आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कम संख्या आ रही, 3 का करके देखते हैं। 4 का करेंगे तो ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो हम 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 0 आया, 3 का गुणा किया 0 में तो 0 आया। 3 का गुणा 3 में किया तो 3 तियां 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास कितना आ गया? 390। 130 में 3 का गुणा करेंगे हम तो या फिर 130 का पहाड़ा हम बोलेंगे। 130 में गुणा करते जाएंगे, 1 का, 2 का, 3 का। तो 3 का गुणा किया तो हमारे पास आया 390, है ना। तो हम यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे एक उधार ले लेंगे। 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3। और ये 3 में से 3 गए तो खत्म, है ना, 0 बचा वहाँ पे, है ना, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे जो 130 में हमने कितने का गुणा किया वो लिखेंगे 3, है ना, प्लस जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है शेषफल, वो लिख लेंगे। कितना बचा है शेषफल? 30। तो यह हमारी पहली विधि है, यूक्लिड एल्गोरिथम की पहली विधि है। जो पहला चरण है वो हमारा ये ऐसे हुआ है कि हमको क्या करना है, जो छोटी संख्या है ना, इसमें से इसका भाग देंगे। कितने का भाग जा रहा है वो लिखेंगे, है ना, और जो शेषफल बचा है कितना? 3, है ना। तो हमारे पास कितना बचा? 30। इस प्रकार हम जो संख्या आ रही है अब वो यहाँ पे लिख लेंगे 130, है ना। 130 बराबर, अब हमारे पास 30 आया, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 30 लिख लिया हमने। अब हम जो 130 आया इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो 30 आया, जो शेषफल आया, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर से हम भाग देंगे यहाँ पे, फिर से हम भाग देंगे किसका? 130 में 30 का। कितनी बार जाएगा 130 में 30 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, है ना। तो 4 बार जा रहा है यहाँ पे, है ना। 0 का 0, 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारे पास शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा है हमारे पास 10। कितना बचा? 10,
तो हमने ये कैसे किया, हमने 30 में 4 का गुणा किया तो हमारे पास कितना आया 120, है ना। ये भाग आपको आना चाहिए ऐसे। ये दूसरा चरण हो गया हमारा। हम यूक्लिड एल्गोरिथम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 30 का हम 130 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचा, शेषफल 10। अब हमारे पास जो 30 है उसको हम यहाँ पे सिंपल, हमको ये वाली जो संख्या है इसको यहाँ पे आगे लिखना है और जो शेषफल बचा है हमको यहाँ पे लिखना है और फिर हमको भाग देना है। अब तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख लेंगे, बच्चा कितना 10, फिर से हम भाग देंगे इसमें तीसरे चरण में, 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये पूरा कंप्लीट। तो हमारे पास 3 बार गया, बच्चा 0। तो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम में। क्या हुआ, 10 जो आखिरी में जो शेष बच रहा है ना, क्या बच रहा है शेष, हमारे पास शेष बच रहा है 10 और यहाँ पे 10 का भाग पूरा 30 में चला गया है। तो जो HCF और LCM है ना, दोनों का है क्या है, आ गया हमारे पास HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हमारा महत्तम है ना, महत्तम कितना आया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 420 और 130 का HCF 10 है ना, कितना है 10, क्योंकि 10 जो आखिरी का जो शेषफल बचा है वो हमारा जो है वो HCF आ जाएगा। यानी कि जो हमारा जो ये यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि है वो आपको इसी तरीके से करना है। जो सबसे पहले 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, जो 420 है उसको सबसे पहले लिखेंगे, 130 का हम भाग दे रहे हैं, भाग देते जाना है, जो शेषफल बचता है उसको आखिरी में लिखे और जो जिसका गुणा किया जाता है उसका गुणा आप उसके संख्या के साथ करते जाएं। तो इस तरीके से आप आसानी से जो यूक्लिड एल्गोरिथम है उसको आप आसानी से प्रयोग करके उसका HCF यानी कि आप उसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं ना, महत्तम समापवर्तक HCF निकाल सकते हैं आसानी से। तो अगले वीडियो में हम आप देखेंगे प्रश्न वाले 1.2 और उसमें हम खंडों के गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो जानेंगे। तो बने रहिए अगले वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके। और जो गणित के कंप्लीट जो आपको मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगा, तो इससे आपको आसानी से आप गणित समझ सकते हैं। और कंप्लीट गणित जो कक्षा 10वीं की है वो मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।